हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन के बारे में, जिसके अंदर स्वदेशी आंदोलन आता है। हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से वो भी सिंपल लैंग्वेज में देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसके जितने भी इम्पोर्टेंट नोट है उन सभी को लिया गया है और इस टॉपिक को एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे राष्ट्रवाद तथा उग्रवाद के उदय का काल, यानी कि राष्ट्रवादी विचारधारा, उग्रवाद तथा क्रांतिकारी गतिविधि का प्रारंभ इस बंगाल विभाजन के दौर में ही प्रारंभ हुआ था। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को नव राष्ट्रवाद अथवा उग्रवाद के उदय का काल माना जाता है। उसी समय स्वदेशी आंदोलन तथा क्रांतिकारी विद्रोह का सूत्रपात हुआ था, यानी कि 1905 ईस्वी से ही राष्ट्रवादी विचारधारा, क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ हुआ था, जिससे आगे चलकर आज़ादी में सहयोग हुई। नेक्स्ट पॉइंट, उग्रवादी नेताओं का विश्वास था कि भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, उसके लिए स्वावलंबन, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता होती है। यानी कि उग्रवादी नेताओं का विचार था कि जैसे कि गरम दल का उनका विचार था कि अनुनय विनय याचिका या फिर अनुरोध या फिर पिटीशन देकर हमें स्वाधीनता नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें संघर्ष करना, उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस के गरमपंथी नेताओं में प्रमुख थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष आदि। ये गरमपंथी नेता थे, यानी कि ये उग्रवाद पर विश्वास करते थे। इन उग्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट चुनौती देते थे, अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह किया करते थे और अंग्रेजों के काला कानून, जिसमें भारतीयों को जाति, धर्म, पंथ, मजहब में बांटकर फूट डालो और राज करो नीति को भारतीय के सामने रखते थे, यानी कि भारतीयों को सचेत किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये तीनों ने बंगाल विभाजन के विरोध में मुख्य भूमिका निभाई और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने में और उसको सफल तरीके से आगे की ओर ले जाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल बाल पाल तीनों का चित्र को। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाल बाल पाल उग्रवाद के तीन प्रमुख स्तंभ कहलाते, यानी कि ये तीनों कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। इनका विचार था कि स्वाधीनता अनुनय विनय याचिका या फिर अनुरोध पिटीशन देकर हमें नहीं मिलेगी, हमें स्वाधीनता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिलेगी। ये उनकी विचार थे। अब हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, क्योंकि भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय विशेषकर बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। पहला पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में रत्नागिरी यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। उनका उपनाम लोकमान्य तिलक था। वो पेशे से शिक्षक, पत्रकार, राष्ट्रवादी नेता थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, उनका उपनाम लोकमान्य तिलक था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के फोटो को। नेक्स्ट पॉइंट, उनका प्रसिद्ध नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यानी कि वो मानते थे कि भारत में भारतीयों का खुद का शासन हो और कोई उन पर राज ना करे, और इसके लिए मुझे चाहे जो भी कीमत चुकाना पड़े मैं करूंगा और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये उनका विचारधारा था। नेक्स्ट पॉइंट, तिलक ने अपने समाचार पत्र जो मराठी में प्रकाशित होता था और मराठा जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, उसके माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार लेख लिखते थे, यानी कि वो अंग्रेज शासन के विरुद्ध वो कड़े शब्द में भर्त्सना कर लिखते थे। अंग्रेजों का काला शासन के बारे में वो अपने समाचार पत्र में लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। अंग्रेजों का पोल खोलकर रख देते थे, जिससे राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों को बल मिल सके और भारत स्वाधीनता की ओर बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट, तिलक ने 1894 ईस्वी में गणपति महोत्सव, 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव बॉम्बे में प्रारंभ किए थे। तिलक ने इन उत्सव को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। इन त्योहारों के जरिए लोगों में देशभक्ति और
एकता पैदा की, यानी कि गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव को अपना जरिया बनाकर लोगों के मन में राष्ट्रवाद, देश प्रेम और गतिविधियों का बीजारोपण किया था, जिससे देश स्वतंत्रता की ओर बढ़े और अंग्रेज शासनों की नींव को हिला सके। नेक्स्ट पॉइंट, तिलक उग्र राष्ट्रवादी नेता थे जो अंग्रेजों के खिलाफ कड़े आंदोलन के पक्ष में थे। भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय विशेषकर बाल गंगाधर तिलक को ही दिया जाता है, यानी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ बेबाक बोलते थे और लिखते थे। उस समय के दौर में अंग्रेजों के खिलाफ कड़े शब्दों में बोलने की और लिखने की हिम्मत विशेषकर बाल गंगाधर तिलक ही क्या करते थे। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय दिया। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को तिलक ने पूरे भारत में फैलाने का काम किया था, यानी कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में जोर शोर तरीके से फैलाने में बाल गंगाधर तिलक का मुख्य भूमिका था। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि स्वदेशी आंदोलन क्या है, यानी कि स्वदेशी वस्तु को अपनाने के लिए और विदेशी वस्तु को त्यागने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों को कहा था। नेक्स्ट पॉइंट, तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर वर्ष 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली, जिसका नाम बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी ली था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने रतन जी टाटा के साथ मिलकर एक स्वदेशी दुकान खोली थी, जिसका नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी ली था। ये चीज आप ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम भारतीयों ने धोती खाकी कमीज पहनी है और विदेशी वस्त्र को जला रहे हैं, उसका चित्र भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, तिलक ने कहा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और देसी यानी कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो। लोगों का विदेशी कपड़े जलाने और देसी उद्योगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, यानी कि लोगों ने धोती कमीज ये सब कुछ इस्तेमाल क्या करते थे और विदेशी कपड़े का वो बहिष्कार करते थे या फिर उसको जला दिया जाता था, जिसके द्वारा अंग्रेजों को आर्थिक हानि पहुंचाया जा सके। और देश में धोती खाकी कमीज के लिए कपास की जरूरत पड़ती थी और देश के कृषि कपास का चाष बहुत ज्यादा करते थे, जिससे वो अपने खुद का आर्थिक स्थिति को दृढ़ करते थे और अंग्रेजों के प्रति निर्भर नहीं रहते थे, जिसके वजह से अंग्रेजों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सके और उनकी सत्ता को कमजोर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, क्रांतिकारियों ने तिलक द्वारा दिए गए अनुनय विनय नहीं अपितु युजुत्सा को अपना आदर्श घोषित किया, यानी कि तिलक उग्र विचारधारा के नेता थे। वे मानते थे कि केवल याचना पिटीशन से आज़ादी नहीं मिलेगी, संघर्ष और दबाव जरूरी है, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उनके विरोध में उनसे लड़ना चाहिए। उनसे अनुनय विनय या फिर अनुरोध पिटीशन देकर उनसे आज़ादी नहीं मिल सकती। इसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ हम एक साथ खड़े होना पड़ेगा और स्वदेशी वस्तु को अपनाना पड़ेगा, कृषि को प्राधान्य देना पड़ेगा और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना पड़ेगा, तब जाकर हम स्वतंत्रता ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन के बारे में, यानी कि 1905 में ऐसा क्या हुआ था जो बंगाल को विभाजन करना पड़ा था, उसके पीछे क्या कारण था, ये सब कुछ हम अभी देखने वाले हैं। पहला पॉइंट, बंगाल विभाजन का आदेश तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में दिया गया था, यानी कि बंगाल विभाजन का मुख्य सूत्रधार लॉर्ड कर्जन ही था, जिसके द्वारा बंगाल दो भागों में बट गया था। एक वेस्ट बंगाल जो कि भारत के हिस्से में आया था और दूसरा बांग्लादेश बन गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायसराय लॉर्ड कर्जन के चित्र को। ये वो शख्स था जिसकी वजह से बंगाल दो भागों में बट गया था। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा यानी कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी बुक में बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 दी गई है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि उसका ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी और उसके ठीक एक दिन बाद समाचार पत्र यानी कि सोशल मीडिया में वो 20 जुलाई 1905 को वो प्रकाशित हुई थी।
नेक्स्ट पॉइंट, इसके विरोध में पूरे बंगाल में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। 7 अप्रैल 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, यानी कि बंगाल विभाजन को विरोध करते हुए स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तु को अपनाना, तथा उसमें और एक चीज भी निर्णय लिया गया था कि विदेशी पद और प्रतिष्ठान पुरस्कार है उसको त्याग देना तथा अपने आप को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को जोर दिया गया था। और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था, जिससे ये आंदोलन काफी हद तक सफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से शुरू हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इस शोक दिवस में बच्चे, बूढ़े, महिला तथा समस्त वर्ग के लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, जिससे स्वदेशी आंदोलन को काफी हद तक अब हम देखेंगे बंगाल विभाजन का कारण, यानी कि ऐसा कौन सा जरूरत पड़ी कि लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन करना पड़ा। ऐसा क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन करने के लिए निर्णय लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। यानी कि बंगाल ही वो ऐसा जगह था जिसमें राष्ट्रवादी, देश प्रेमी, क्रांतिकारी का आविर्भाव हुआ था और अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत संख्या लोग एकजुट हुए थे। इसी वजह से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजन करना चाहता था, जिससे भारत स्वतंत्रता की ओर ना बढ़ सके और अंग्रेजी शासन कायम रहे। नेक्स्ट पॉइंट, कर्जन के बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुके बंगाल का विभाजन, राष्ट्रवाद को विखंडित करना और सांप्रदायिक उन्मादों को फैलाना था। यानी कि बंगाल में एक से बढ़कर एक राष्ट्रवादी, देश प्रेमी और क्रांतिकारी का आविर्भाव हुआ था। इसी वजह से कर्जन को ये डर था कि कहीं अंग्रेज शासन लड़खड़ा ना जाए। इसी वजह से वो पहले से ही बंगाल को तोड़ना चाहता था और उसमें सांप्रदायिक उन्माद यानी कि सांप्रदायिक भेदभाव से भारतीयों को एक दूसरे से लड़वाना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल विभाजन का मुख्य कारण हिंदू और मुसलमान को विभाजित करना था। यानी कि देश में हिंदू मुसलमान लड़े, मार काट हो, अंग्रेजों को फायदा हो सके और लंबे समय तक भारत में वो शासन चला सके। इसी वजह से वो बंगाल को विभाजित करना चाहते थे। यहाँ पर आप लॉर्ड कर्जन के चित्र को देख सकते हैं, जहाँ पर वो बंगाल विभाजन की प्लानिंग कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति माना जाता है। यानी कि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय जाति, धर्म, संप्रदाय में उलझ कर रहें और वो एक दूसरे से लड़ते फिरे, जिससे अंग्रेज शासन लंबे समय तक कायम रहे। इसी वजह से वो बंगाल विभाजन करना चाहते थे। अब हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में, जिसकी वजह से अंग्रेज शासन को धक्का लगा था। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस द्वारा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के साथ बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी कि उसमें एक बड़ी सी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि बंगाल की विभाजन को रोका जाए और स्वदेशी को अपना जाए और विदेशी को बहिष्कार किया जाए। यानी कि स्वदेशी वस्तु को अपनाना है और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना है या फिर उसको जलाना है, और अंग्रेजों के द्वारा दिया गया जो सरकारी पद, पदवी है, पुरस्कार है, मान सम्मान है, उसको त्यागना है। यह सब कुछ इस मीटिंग में डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट, ये विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शुरू हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था। यानी कि बंगाल का विभाजन का शुरुआत जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसी वजह से पूरे बंगाल में शोक दिवस या फिर दुख का दिवस मनाया गया था। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया जाए। राखी बंधन को एक प्रतीक बनाया। हिंदू और मुस्लिम
एक दूसरे को राखी बांधे, ये दिखाने के लिए कि हम सब एक हैं, हमें धर्म के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। यानी राखी यहाँ भाई बहन का नहीं बल्कि एकता और भाईचारा का प्रतीक बन गई। नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन। उग्रपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। यानी कि इस आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया गया था और उसमें जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर सभी लोग उसमें भाग लिए थे और ये आंदोलन बहुत हद तक सफल रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन में भाग लिए भारतीयों को। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। यानी कि बंगाल विभाजन में जो विद्रोह किए गए थे उसका प्रारंभिक नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने ही बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं की बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। यानी कि कृष्ण कुमार मित्र ने विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम अपने पत्र संजीवनी में ही दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, अवध प्रांत को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था। बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से की जाती थी, इसलिए अवध प्रांत को ये संज्ञा प्रदान की गई थी। यानी कि बंगाल आर्मी में बड़ी मात्रा में भर्ती उत्तर प्रदेश से की जाती थी। यानी कि अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से बड़ी मात्रा में युवा बंगाल आर्मी में भर्ती किए जाते थे, इसलिए अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे को लाल, पीला, हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय गैर आधिकारिक ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया था। यानी कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय गैर आधिकारिक ध्वज था वो लाल, पीला और हरे रंग का था और उसको पहला फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में। नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा वंदे मातरम गीत जो है वो स्वदेशी आंदोलन के समय सबसे फेमस बन गया था और देश प्रेम और राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देने में ये गीत मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये गीत स्वदेशी विद्रोह के समय इतना फेमस हुआ था कि वो स्वदेशी की जगह वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखे को समाज का प्रतीक माना गया था। गांधी जी ने चरखे को आजादी की लड़ाई में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बनाया। गांधी जी के अनुसार चरखा एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक भी था, उनकी आजादी के लिए थी। ये महिला की आर्थिक स्थिति के लिए भी और उस किसान के लिए भी जो 6 महीने खाली रहता था, आर्थिक स्वतंत्रता का साधन बनाया जा सकता था। यानी उस समय चरखा एक ऐसा माध्यम बना था जो भारतीय की आर्थिक स्थिति को तो सुधारता था तथा विदेशी वस्तुओं की निर्भरता के ऊपर दूर रखता था, जिसकी वजह से अंग्रेज शासन के विरुद्ध वो लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई थी और आर्थिक और प्रशासनिक हानि पहुंचाई गई थी। इस चरखा की वजह से देश में कपास का चाष बहुत जोर से किया गया था, जिसकी वजह से देश में धोती, कमीज और खादी ये सब कुछ बनाया जाता था जो कि कपास से हुआ करता है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक महिला चरखा के माध्यम से सूता काट रही है, जिससे स्वदेशी धोती, कमीज, कुर्ता, साड़ी बनती थी, जो कि अंग्रेजों के ऊपर निर्भरता को कम किया करता था और देश में आर्थिक स्थिति को बनाए रखती थी, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया जा सके। अब हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन का फलाफल, यानी कि स्वदेशी आंदोलन की वजह से देश को क्या सफलता मिली और देश में स्वतंत्रता की स्थिति को किस तरीके से बढ़ावा मिला, जिससे देश आगे चल कर के
स्वतंत्रता की ओर बढ़ पाया था। नेक्स्ट पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रज्जा दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। यानी कि स्वदेशी विद्रोह को विद्रोह ने भारत के अलग अलग प्रांत चलाया था, जिससे अंग्रेज शासनों को एक बड़ा धक्का लगा था, जो कि आगे चलकर भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ा। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि विद्रोह ने किस बड़े पैमाने पर विद्रोह को दिशा दिखाई थी, जिससे देश के अलग अलग प्रांत में स्वदेशी विद्रोह का पूरे जोर तरीके से प्रदर्शन किया गया, जिसकी वजह से अंग्रेज बहुत परेशान हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया, अपितु स्कूलों, अदालतों, उपाधियों एवं सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया था। यानी कि स्वदेशी आंदोलन में जो बहिष्कार किया गया था, उसमें अंग्रेजों के दिया गया पद, पुरस्कार, नौकरी, सेवाएं सबको बहिष्कार किया गया था, जिससे अंग्रेजों को उनके शासन में अड़चन आए और अंग्रेज शासनों को दिक्कत का सामना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटेन के माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना तथा भारत के लोगों के लिए रोजगार स्थापित करना था। वर्ष 1905 की बंग भंग विरोधी जन जागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला। यह आंदोलन 1911 तक चला तथा गांधी जी के भारत में पदार्पण से पूर्व सफल आंदोलन में से एक था। इस आंदोलन से भारत में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन मिली। यानी कि इस स्वदेशी आंदोलन की वजह से भारतीयों में विदेशी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तु का अपनाया गया था और चरखा को मुख्य आर्थिक स्रोत के रूप में अपनाया गया था। इसी वजह से कपास उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, जिससे समाज में आर्थिक स्थिति रहा और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने में एक सफल भूमिका निभाई जा सकी। नेक्स्ट पॉइंट, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी गुट के नेता थे। उग्रवादियों द्वारा बहिष्कार के अलावा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, सरकारी सेवाओं, अदालतों, विधान परिषदों, नगर पालिकाओं, सरकारी उपाधियों आदि के बहिष्कार का आह्वान किया गया। यानी कि जो भी भारतीय अंग्रेजों के एजुकेशनल डिपार्टमेंट में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में या फिर जुडिशियल डिपार्टमेंट में, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट में हो, वो अपना पद को त्याग दे, वो उनको दिया गया पद, प्रतिष्ठा, नाम जो भी है उसको त्याग दे और स्वदेशी आंदोलन में भाग ले। ये सब कुछ उस समय स्वदेशी आंदोलन में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की तस्वीर बनाई थी। दूसरा, वाराणसी स्थित भारत माता मंदिर का उद्घाटन सन 1936 में महात्मा गांधी ने किया था। यानी कि वाराणसी में स्थित भारत माता मंदिर का उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी ने किया था। ये चीज भी आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बंगाल विभाजन को रद्द। यानी कि 1907 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया और बंगाल में प्रशासनिक रूप से नए बदलाव हुआ। बंगाल को फिर से एक प्रांत बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1911 में दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया। यानी कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और देश की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। यहाँ पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया का मतलब है कि बंगाल को फिर से एक प्रांत बनाया गया, लेकिन बिहार और उड़ीसा को
अलग प्रांत बना दिया गया, असम भी अलग कर दिया गया, यानी कि धार्मिक आधार भला विभाजन हटाया गया, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिए नए प्रांत बना दिए गए। रद्द करना का मतलब था 1905 के विवादित विभाजनों को खत्म करना और बंगाल को फिर से जोड़ना, ना कि पूरे क्षेत्रों को पहले जैसे बिल्कुल ही छोड़ देना। ऐसा नहीं था। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर बंगाल को दो प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। जो हिंदू बहुल प्रांत था उसको वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से जाना जाने लगा, और जो मुसलमान बहुल प्रांत था उसको ईस्ट बंगाल के नाम से वो जाने जाना लगा, जो कि स्वाधीनता के समय वो पाकिस्तान के अंडर में आया था। आगे चलकर उसके बारे में देखेंगे ताकि आपको इसके ऊपर कंफ्यूजन ना। अब हम देखेंगे ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश में परिवर्तन, यानी कि 1905 में जो बंगाल दो भागों में विभक्त हो गया था। एक हुआ था वेस्ट बंगाल जो कि पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता था, और दूसरा हुआ था ईस्ट बंगाल जो कि भारत के स्वाधीनता के समय जब भारत का विभाजन हुआ था ये ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के अंदर आ गया था। तो उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पहला पॉइंट, 1947 में भारत का विभाजन हुआ। उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और एक ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। इसलिए 1947 से लेकर 1971 तक इस क्षेत्र को ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। यानी कि जब भारत का बंटवारा हुआ उस समय पाकिस्तान को दो हिस्सों मिला, एक था वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, और एक था ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। जो ईस्ट पाकिस्तान है वो मुस्लिम बहुल प्रांत था। नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच कई समस्याएं थी। भाषा का विवाद, जैसे कि वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोला जाता है और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली बोला जाता है, तथा सत्ता का केंद्रीकरण वेस्ट पाकिस्तान में आज का पाकिस्तान में हो ऐसा मानते थे वेस्ट पाकिस्तान के लोग ने, जिसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तान का दबदबा हमेशा ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर रहता था। और आज का पाकिस्तानी ये सोचते थे कि आज का बांग्लादेशी जो हैं वो कम पढ़ा लिखा हैं, वो काले हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है, यानी कि उसका एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, ऐसे मानते थे आज के बांग्लादेश के लोगों को। इसी वजह से आगे चलकर एक विराट विद्रोह का रूप लेता है और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, खास घटना, यानी कि बांग्लादेश बनने के पीछे वो कौन सा खास घटना था जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश में परिवर्तित हुआ। तो उसमें था 1952 का भाषा आंदोलन, यानी कि आज का जो पाकिस्तान चाहता था, आज का जो बांग्लादेश है वो उर्दू बोली, तो आज का पाकिस्तान वाले लोग वो बलपूर्वक थोपना चाहते थे कि आज का जो बांग्लादेशी हैं वो उर्दू बोले। दूसरा, चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी की जीत हुई लेकिन उनको सत्ता नहीं मिला, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान के विरोध में खड़ा हुए थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वो हार गए थे चुनावों में और जीत हुई थी मुजीबुर रहमान की, लेकिन उनको सत्ता नहीं दी गई थी, यानी कि पूरी सत्ता मुजीबुर को देने के खिलाफ थे। यानी कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान की सैन्य शक्ति ज्यादा थी, इसलिए असली सत्ता उनके हाथ में थी। उन्होंने चुनाव के बाद शेख मुजीबुर को सत्ता देने में देरी की, अंत में सैन्य कार्रवाई करवाई, जिस वजह से आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, 25 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज की पाकिस्तान सेना ने ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज की बांग्लादेश में सैन्य कार्रवाई शुरू की। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की, यानी कि 25 मार्च 1971 को आज की पाकिस्तान वो बांग्लादेश के ऊपर अटैक किया था, जिस वजह से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने स्वतंत्रता घोषणा की थी पाकिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने भी बाद में इस स्वतंत्रता संग्राम में सहायता की थी, जो कि भारतीय सेना और आज की बांग्लादेश की जो सेना थी वो मुक्ति वाहिनी ने मिलकर तेजी से जीत हासिल की आज के पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। उसी दिन से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, यानी कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के ढाका में आज के जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी सेना ने वो
भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिसकी वजह से वो ईस्ट पाकिस्तान आज के बांग्लादेश बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, बांग्लादेश के दो मुख्य राष्ट्रीय दिन है, तो वो कौन कौन सा है चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। पहला है स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे, जो कि 26 मार्च इसी दिन 1971 में देश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, इसलिए इसे आजादी की शुरुआत माना जाता है। यानी कि जब आज का पाकिस्तान बांग्लादेश में अटैक किया 25 मार्च 1971 को, तब से बांग्लादेशियों ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू की थी और 26 मार्च को 1971 को बांग्लादेशियों ने स्वतंत्रता घोषणा की थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसी वजह से स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को बांग्लादेशियों ने मनाते हैं। और दूसरा है विजय दिवस यानी कि विक्ट्री डे, जो कि 16 दिसंबर इसी दिन 1971 में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश को वास्तविक यानी कि पूर्ण यानी कि 16 दिसंबर को 1971 में ढाका में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिसकी वजह से इसे विजय दिवस यानी कि विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर एक नया देश गठित हुआ जिसका नाम ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश पड़ गया और बांग्लादेश को पूर्ण स्वतंत्रता मिली और एक देश के रूप में वो